नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं भारत निर्माण। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसी भूमि जहां पर हजारों वर्षों से ज्ञान और दर्शन का वास रहा है। लेकिन इसी भूमि पर सदियों तक समाज के एक बड़े हिस्से को मूलभूत मानवीय अधिकारों और अवसरों से दूर रखा गया। यह ऐतिहासिक ऋण आज भी हमारे सामने आरक्षण के रूप में खड़ा है। आरक्षण यह सिर्फ सरकारी नौकरी या कॉलेज की सीट का प्रतिशत नहीं है, यह एक राष्ट्रीय बहस है जो सामाजिक न्याय, योग्यता और वोट बैंक की राजनीति के चौराहे पर खड़ी है। यह वीडियो उस हर पहलू को छुएगा जिससे आरक्षण हमारे राष्ट्र के भविष्य को आकार दे रहा है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या यह वास्तव में शक्तिशाली सामाजिक परिवर्तन का औजार है या एक राजनीतिक अस्त्र जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किया जाता है। आरक्षण की नींव सन 1950 में रखी गई। संविधान निर्माताओं ने, विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महसूस किया कि खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से एसटी और एससी के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा दें। यह कोई खैरात नहीं, बल्कि समानता के लिए संवैधानिक जनादेश है। शुरुआती वर्षों में आरक्षण सिर्फ एससी और एसटी तक ही सीमित था, लेकिन 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने मंडल आयोग की स्थापना की। आयोग का काम था कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट ने 3743 जातियों की पहचान की और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी घोषित किया गया। आयोग ने इन वर्गों के लिए केंद्रीय नौकरियों और सार्वजनिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश करी और यह सिफारिश करीब 10 साल तक ठंडी पड़ी रही और फिर 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई और इसे लागू करने की घोषणा करी। पूरे देश में भूचाल आ गया। छात्रों ने आत्मदाह के प्रयास किए और हिंसा भड़की और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यह 20वीं सदी का सबसे बड़ा सामाजिक वर्सेस राजनीतिक टकराव था। मंडल बनाम कमंडल की बहस ने भारतीय राजनीतिक का रुख हमेशा के लिए बदल के रख दिया और आज केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण एससी 15%, एसटी 7.5% और ओबीसी 27%। 1992 का इंदिरा साहनी बनाम भारत मंडल संघ मामला, जिसे मंडल जजमेंट भी कहा जाता है, इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि कुल आरक्षण किसी भी हालत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यह आरक्षण के लिए बनी एक संवैधानिक लक्ष्मण रेखा थी और इसी फैसले ने क्रीमी लेयर की अवधारणा भी पेश की। कोर्ट ने भी माना कि ओबीसी वर्ग के आर्थिक रूप से समृद्ध परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए ताकि लाभ वास्तव में सबसे ज़्यादा जरूरतमंद तक पहुंचे। यह एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन राजनीति ने इस 50% सीमा को तोड़ने का लगातार प्रयास किया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्यों में 60% से अधिक आरक्षण देने का कानून बनाए गए, लेकिन न्यायपालिका ने उसे रद्द कर दिया। 50% का सिद्धांत बनाए रखा और फिर आया 2019 का
सबसे बड़ा संवैधानिक मोड़ EWS आरक्षण। सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 10% का कोटा दिया, जो 50% सीमा से ऊपर था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, यह कहते हुए कि यह अलग श्रेणी है। क्या यह फैसला 50% की सीमा को हमेशा के लिए अप्रासंगिक बना देगा? इस पर अभी बहस जारी है। आरक्षण के पक्ष में जो लोग हैं और विपक्ष में जो लोग हैं, दोनों का अपना अलग अलग मत है। आरक्षण के पक्ष वाले कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, यह प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। यदि प्रशासन और शिक्षा में सभी वर्गों की भागीदारी नहीं होगी तो नीतियां केवल एक वर्ग के लिए बनेंगी। यह एक सकारात्मक भेदभाव है जो समाज को संतुलन देता है। सदियों के भेदभाव ने आरक्षित वर्ग को प्रारंभिक रेखा से बहुत पीछे धकेल दिया है। उन्हें आगे लाने के लिए आरक्षण एक तरह की शारीरिक चिकित्सा है। जब तक समाज की संरचना में असमानता है, तब तक योग्यता की बात करना सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि शुरुआती अवसर ही सबके लिए समान नहीं है, ऐसा आरक्षण के पक्ष वालों का कहना है। इसके विपक्ष वाले कहते हैं सबसे बड़ा विरोध योग्यता के नाम पर होता है। आलोचक कहते हैं कि देश को डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासक के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा की आवश्यकता है। आरक्षण से कटाव कम होता है, जिससे संभवतः कम योग्य उम्मीदवार महत्वपूर्ण पद पर आ जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। इसके अलावा आरक्षण का लाभ पाने वाला वर्ग अब बाहर से पहचान में नहीं आता। आरक्षण की राजनीति ने जाति आधारित पहचान को मजबूत किया है, जबकि आधुनिक समाज को जाति से आगे निकलना चाहिए था, और यह एक दुष्चक्र बन गया है। आरक्षण पाने वाला वर्ग खुद को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं। आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि आरक्षण का रिव्यू, क्या इसे अनिश्चित काल तक जारी रखना चाहिए, जबकि संविधान निर्माताओं ने इसे अस्थायी प्रावधान माना था, लेकिन 75 साल बाद भी यह उतना ही मजबूत है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण कोई भी सरकार इसे छूने का साहस नहीं करती है। एक और गंभीर मुद्दा है जाति जनगणना। इसकी मांग करने वाले तर्क देते हैं कि ओबीसी की वास्तविक संख्या 27% से कहीं अधिक हो सकती है और इसलिए उनका कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। यदि जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए तो यह भारतीय समाज और राजनीति में आरक्षण की बाढ़ ला सकता है। साथ ही आरक्षण की मांग आर्थिक रूप से मजबूत समुदायों में भी फैल चुकी है। यह सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्यों से भटकाव है, जहां लाभ पिछड़ेपन के आधार पर नहीं बल्कि आंदोलन शक्ति के आधार पर दिया जा रहा है। इन सब का जमा जोड़ आरक्षण भारतीय समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो एक तरफ ऐतिहासिक गलतियों को सुधारती है और दूसरी तरफ योग्यता और दक्षता पर सवाल खड़े करती है। एक राष्ट्र के रूप में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और यह सामाजिक सामंजस्य को खंडित न करे। समाधान शायद आरक्षण की कटौती नहीं बल्कि क्रीम लेयर के सिद्धांत को सख्ती से लागू करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास में भारी निवेश करने में है, ताकि आरक्षित वर्ग को कोटा की नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता हो। इस गहन विषय पर आपके क्या विचार हैं? क्या आरक्षण अपनी समय सीमा पार कर चुका है या फिर भारत को इसकी अभी और आवश्यकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस चर्चा को अपने दोस्तों और अपने सभी परिवार तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।